हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन एट योर होम। सो बच्चों, जो हमारा लास्ट लेक्चर था उसमें हमने क्या पढ़ा था, सॉलिड स्टेट जो हमारी अब जो नेक्स्ट यूनिट हम लोग पढ़ रहे हैं उसका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन लिया था हम लोगों ने। हमने देखा था कि सॉलिड है क्या, सॉलिड स्टेट कैसे क्रिएट हुई है। उसके बाद में हमने सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी थी और क्या क्या पढ़ा था हम लोगों ने, टाइप ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ा था, जिनमें क्या आता है हमारा क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड आता है, राइट। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमरफस सॉलिड के बारे में डिटेल हम लोगों ने जाना था, उनकी प्रॉपर्टीज के बारे में और उनके बीच में जो डिफरेंसेस हैं उनके बारे में हम लोगों ने जाना था। इवन यहाँ पर बच्चे एक चीज और आती है कि ये कहता है कि एनी मटेरियल, अगर आपके पास कोई भी मटेरियल है, ठीक है, किसी भी मटेरियल को, ठीक है, लाइक मान लीजिए वो क्रिस्टलाइन फॉर्म में है, ठीक है, उसको क्या किया जा सकता है, कैन बी कन्वर्टेड इनटू अमरफस। कैसे भाई, कैसे पॉसिबल हो सकता है? सुनिए दोबारा क्या कह रहा है ये कह रहा है कि एनी मटेरियल कैन बी कन्वर्टेड या फिर कैन बी मेड अमरफस, ठीक है। अमरफस को हम यहाँ पर ये भी बोल देते हैं ग्लासी, ठीक है। अब ये कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, किस तरीके से कन्वर्जन होगा, तो ध्यान से सुनिएगा कैसे कर सकते हैं। ये कहता है कि आपको क्या करना है, मतलब कि आपके पास जो भी मटेरियल है उसको बहुत एकदम से मेल्ट कर लेना, हाई टेम्परेचर दे के मेल्ट कर लेना, और जैसे ही मेल्ट होता है रैपिडली इंस्टेंटली उसको कूल कर देना है, ठीक है। समझ में आई बात? क्या करने को कहा इसने, आपके पास जो भी मटेरियल है उसको एक बार मेल्ट करना है, मेल्ट होते ही इंस्टेंट कूलिंग करनी है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है, वो अमरफस सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। क्या कहता है, रैपिड कूलिंग, ठीक है, इट्स मेल्ट। ये कहता है कि उसकी जो मेल्टिंग है उसको क्या करवा दिया जाए, रैपिड कूलिंग करवा दी जाए, या फिर आप ये कह सकते हो और इट्स वेपर्स, या फिर यहां से क्या बोल सकते हो, और इट्स फ्रीजिंग ऑफ वेपर्स। यानी कि मेल्ट होने के बाद एकदम से क्या हो रहा होगा, वेपर्स में कन्वर्ट होने की कोशिश कर रहा हो, और आपने क्या कर दिया, इंस्टेंटली सब कुछ फ्रीज कर दिया। तो इस तरीके से क्या कर लेते हैं, ग्लास की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं। और नहीं तो आप एक छोटा सा एग्जांपल लेके देखिए, खुद देखिए। आप लोगों ने कभी वैसे देखो वैक्स इसका एग्जांपल नहीं हो सकता, बट एक छोटा सा जस्ट आइडिया ले सकते हैं कि जैसे वैक्स मेल्ट होती है, एकदम से आपने उस पर पानी डाल दिया तो वापस से वैक्स में कन्वर्ट हो जाती है, एक पतला सा ट्रांसपेरेंट सा लुक उसके अंदर आ जाता है। तो इस तरीके, ये तो सिर्फ क्या था, वैक्स के अंदर था, वैक्स इसका पार्ट नहीं है, बट इस तरीके की जो है हमें कोई चीज जनरेट होती हुई नजर आती है। तो इसका जो सबसे अच्छा एग्जाम्पल है बच्चे, वो क्या है आपका, सिलिका। क्या है, सिलिका का जो आपका फॉर्मूला होता है वो होता है SiO2। तो जो सिलिका होती है वो किस फॉर्म में होती है बच्चे, क्रिस्टलाइन फॉर्म में होती है, ठीक है। और अगर मैं इसके स्ट्रक्चर की बात करूं तो इस सिलिका के अंदर जो स्ट्रक्चर होगा उसमें जो SiO4 की यूनिट होगी वो क्या होती है बच्चे, टेट्राहेड्रली क्या होती है, अरेंज्ड होती है, ठीक है, अरेंज होती है इन क्रिस्टलाइन मैनर। क्रिस्टलाइन, ऑब्वियस सी बात है, क्रिस्टलाइन ही नाम दे दिया तो क्या होगा, एक पर्टिकुलर मैनर में ही अरेंज होंगे। SiO4 कैसे होंगे, टेट्राहेड्रली अरेंज होंगे, एक फिक्स्ड क्या होगा, मैनर होगा, ठीक है। अब मैंने क्या कर दिया, इस सिलिका को बहुत ज्यादा हीट किया, मेल्ट कर दिया, और मेल्ट करते ही इंस्टेंटली क्या कर दिया, कूल कर दिया। तो अब ये सिलिका न रहकर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलिका क्रिस्टल न रहकर क्या किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सिलिका ग्लास में कन्वर्ट हो जाएगा। और जो अब ये जो सिलिका ग्लास होगा वो अमरफस में कन्वर्ट हो जाएगा, अमरफस सॉलिड बन जाएगा, ठीक है। अब ये क्रिस्टलाइन सॉलिड ना रह के क्या बन जाएगा, अमरफस सॉलिड बन जाएगा। तो यहां पर अब जो इसके जो SiO4 यूनिट में क्या थे, जैसे सिलिकॉन इस तरीके से होता है, 4 बॉन्ड बनाता है, आप लोगों को पता है, टेट्राहेड्रली होता है ना, तो एक जो ऑक्सीजन होता है वो कहीं पीछे बैक साइड में होता है, 3 ऐसे, एक पीछे बैक साइड में होता है। तो पहले इस तरीके से अरेंज थे, लेकिन जैसे ही आपने एकदम से मेल्ट करोगे तो देखो क्या होगा, ये क्या थे, फिक्स्ड ऑर्डर में अरेंज है, टाइटली बाउंड थे। आपने क्या कर दिया, मेल्ट करना। मेल्ट करने का मतलब क्या है, उनके बीच की बॉन्डिंग तोड़ देना। बॉन्डिंग टूट गई तो क्या होंगे, अब देखो
इस तरीके से बॉन्ड बने हुए थे किसी भी चीज के, इस तरीके से बॉन्ड बने हुए थे, आपने क्या कर दिया, इस चीज को मेल्ट कर दिया, मेल्ट करेंगे तो ऐसे खाली स्पेस में मिक्सअप हो गया, यानी कि क्या हो गई, ये रेंडमली मिक्सिंग हो गई, इनके बीच में रेंडमली मूवमेंट हो गई, एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं रही। और जहां पर एक अरेंजमेंट नहीं है तो उस टाइप का सॉलिड क्या कहलाता है, आपका अमरफस सॉलिड कहलाता है। ठीक है, तो ये जो सिलिका है इसको हम सिलिका क्वार्ट्ज भी कहते हैं। ठीक है, तो अगर क्वार्ट्ज की बात कर रहा है दैट मीन्स ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रहा है, ग्लास की बात कर रहा है तो ये अमरफस सॉलिड के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, तो ये एक छोटी सी बात थी जो मुझे आपको बतानी थी। इसके बाद में जो मेन टॉपिक है आज हमारी इस वीडियो का, उसके बारे में बात करते हैं। हम बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। देखिए बच्चे, अब आगे जितने भी टॉपिक होंगे हमारे उसमें हम क्रिस्टलाइन सॉलिड को ही इलैबोरेट करने वाले हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ने वाले हैं। ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टी क्या होती है, ये सब चीजें हम लोग पढ़ चुके हैं। अब इसको और ज्यादा इलैबोरेट करेंगे, तो जिसमें सबसे पहली चीज आती है आपकी क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। तो अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की क्लासिफिकेशन की बात की जाए तो जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है उनको फोर कैटेगरीज में क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, वो फोर कैटेगरीज कौन कौन सी है? पहली आती है आयनिक सॉलिड, पहले आते हैं बच्चे आयनिक सॉलिड। उसके बाद में सेकंड में बात करूं विच इज मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। थर्ड वन इज कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड। And the fourth one is metallic solid। तो ये 4 टाइप है जो मुझे क्या करने हैं बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर पढ़ने हैं। कौन कौन से हैं रिपीट कर रही हूं, आयनिक सॉलिड, मॉलिक्यूलर सॉलिड, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड और मेटालिक सॉलिड। आपको वैसे तो नाम से भी थोड़ा थोड़ा अंदाजा हो रहा होगा कि इनके अंदर हमें क्या क्या पढ़ना है, ये क्या क्या एक्सप्लेन कर रहा होगा। तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ फर्स्ट टाइप की विच इज आयनिक सॉलिड। तो ये जो आयनिक सॉलिड है किसके पार्ट है बच्चे, क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात कर रही हूं, अमरफस यहां पर नहीं चल रहा है। तो ये चीज तो याद रखिएगा कि जितने भी सॉलिड है ये क्रिस्टलाइन सॉलिड की प्रॉपर्टी को फॉलो करते हैं, यानी कि एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट में होंगे, एक डेफिनेट हीट ऑफ फ्यूजन होगा, जो इनके एजेस होंगे वो क्या होंगे, स्मूथली कट होंगे। तो बस वही प्रॉपर्टी तो ये रखते हैं। इसके अलावा ये किस किस कैटेगरी में रखे जा सकते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड, वो हम बात कर रहे हैं। तो जो सबसे पहले आया है हमारा वो है आयनिक सॉलिड। तो आयनिक सॉलिड कौन से होते हैं, जो क्या करते हो, पॉजिटिव और नेगेटिवली चार्ज आयन को कंसिस्ट करते हो। ठीक है, तो मैं यहां पर कह सकती हूं दीज सॉलिड्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिवली एंड नेगेटिवली चार्ज आयन। ठीक है, चार्ज आयंस अरेंज इन, ऑब्वियस सी बात है क्रिस्टलाइन सॉलिड है, सो अरेंज इन अ रेगुलर मैनर। गॉट इट। तो आयनिक सॉलिड कौन से होते हैं, विच कंसिस्ट पॉजिटिवली और नेगेटिवली चार्ज आयन इन अ रेगुलर मैनर आर नोन एज आयनिक सॉलिड। ठीक है, तो इसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या हो सकता है मेरा, NaCl, नमक। तो जो नमक के पार्टिकल्स होते हैं, तो नमक को आप क्या बोलते हैं, क्रिस्टलाइन फॉर्म बोलते हैं ना। तो इसके अंदर क्या होता है आपके आयंस, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं इनकी अरेंजमेंट की बात करूं तो ये कह सकते हैं दैट दे आर अरेंज्ड इन 3D या फिर 3 डायमेंशन। तो अगर हम इनका स्ट्रक्चर देखते हैं, जो इनका स्ट्रक्चर स्टडी किया जाता है वो किस फॉर्म में होता है, 3 डायमेंशनल स्टेज में होता है। 3 डायमेंशनल में पढ़ते हैं, जैसे हमने क्रिया पढ़ा था, क्रिस्टल का स्ट्रक्चर देखा था, 3 डायमेंशनल था। इसी तरीके से ये भी क्रिस्टल ही तो है, 3 डायमेंशनल भी पढ़ेंगे तो जो कैसे अरेंज होते हैं, 3 डायमेंशनली अरेंज होते हैं। ठीक है, उसके बाद में अगर मैं बात करूं कि इनके बीच में ऐसा कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, तो आपको दिखाई दे रहा है कि यहाँ पर क्या है, चार्ज है। तो चार्ज है तो इसको आप क्या बोलते हैं, कुलम्बिक फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है, कुलम्बिक फोर्स होता है। तो ये तो फिजिक्स के मैनर में आ गया। या फिर आप यहाँ पर क्या बोलते हैं इसको, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, आपको पता है जहां भी दो अपोजिट चार्ज दिख जाते हैं वहां पर कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। और ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, काफी स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। अब बात करते हैं इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में। अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो ये क्या होते हैं, अब देखो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है तो किस फॉर्म में मिलेंगे, सॉलिड मिलेंगे। सॉलिड मिलेंगे तो कैसे मिलेंगे, हार्ड मिलेंगे।
ठीक है, तो फर्स्ट पॉइंट आता है इसका दैट दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल। ब्रिटल का मतलब क्या है, इस पर आप जैसे थोड़ा सा प्रेशर लगाते हो तो ये क्या हो जाता है, टूट जाता है। आप कोई नमक की डली ले लीजिए, नमक होता है ना, ठीक है, जो हमारे स्टोन की फॉर्म में इस तरीके से होता है, तो आप उसको अगर क्या करेंगे, किसी हैमर से या फिर किसी भी चीज से ब्रेक करने की कोशिश करोगे, ये तो नहीं है ना कि वायर्स में कन्वर्ट हो जाएगा, ये भी तो नहीं है कि पतली सी शीट्स बन जाएंगी, क्या हो जाएगा, वो ब्रेक हो जाएगा, दैट मीन्स वो ब्रिटल है। तो ये क्या होते हैं, दीज सॉलिड्स आर हार्ड एंड ब्रिटल, ठीक है, इन नेचर। सेकंड क्या कह सकते हैं हम यहाँ पर कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज्यादा है, दैट मीन्स इसको मेल्ट करना, इसको बॉईल करना थोड़ा सा क्या होगा, डिफिकल्टी होगा। सो क्या कहेंगे, दीज सॉलिड्स हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होगा बच्चे, वो भी क्या होगा, काफी हाई होगा। थर्ड पॉइंट की बात करते हैं कि ये क्या होते हैं, इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर, बट किस स्टेज में, इन सॉलिड स्टेट, ठीक है, कि जब वो सॉलिड स्टेट में होते हैं तो इलेक्ट्रिकली इंसुलेटर होते हैं, लेकिन जैसे ही वो मेल्ट हो जाते हैं, मेल्ट कहां पर होंगे, पानी के अंदर, और जैसे ही क्या होंगे, मेल्ट होंगे तो किस फॉर्म में चले जाते हैं, फ्री आयंस की फॉर्म में हो जाते हैं। और जब हमें आयन फ्री फॉर्म में मिल जाते हैं तो फ्री आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अच्छी कंडक्टिविटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, बट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन मॉल्टन स्टेट, है ना। तो क्या कहा, सॉलिड स्टेट में तो ये क्या है, इंसुलेटर है, बट मोल्टन स्टेट में क्या हो जाते हैं, इनके आयंस फ्री हो जाते हैं। तो फ्री आयंस किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये क्या करते हैं, हम कह सकते हैं दैट इन मोल्टन स्टेट दे कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी, ओके। और क्या पॉइंट बोल सकते हैं, दैट दे आर सोल्यूबल, किसके अंदर सोल्यूबल होंगे, अब ये क्या है, पोल्स यानी कि चार्ज, देने पोलर नॉन पोलर क्या बोलते हैं, पोल को मान के चलना, एक तरीके से पोल होता है क्या, खंबा, ठीक है, तो खंबा किस चीज का होगा, चार्ज होते हैं ना, ठीक है। तो चार्ज कैसे हो सकता है, आपके पॉजिटिव और नेगेटिव, तो जिन पर ये पोल्स दिखाई दे तो वो कैसे होते हैं, पोलर, जहां पर नहीं होते वो क्या होते हैं, नॉन पोलर। तो ये कैसे है नेचर में, पोलर। तो हमने पढ़ा हुआ है लाइक डिजोल्व्स लाइक, अपने जैसा अपने जैसे के अंदर ही क्या होता है, मिक्सअप होता है। सो दे आर सोल्यूबल इन पोलर सोलवेंट but insoluble in non-polar solvent, ठीक है। तो ये तो किसके चीज के बारे में था, हमारा आयनिक सॉलिड के बारे में। तो इसके बाद में जो सेकंड आता है हमारा, वो कौन सा आता है बच्चे, मॉलिक्यूलर सॉलिड। क्या आता है, मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो देखो ये बात तो आपको क्लियर हो गई होगी, तो जो नाम है सॉलिड का उसी पर बेस्ड उसकी डेफिनेशन। आयनिक की बात की तो क्या थे, आयंस प्रेजेंट हो, तो मॉलिक्यूल्स की बात करें तो ऐसे सॉलिड जिनमें क्या प्रेजेंट हो, मॉलिक्यूल प्रेजेंट हो। तो यहां पर हम कह सकते हैं दैट द कंस्टिट्यूएंट यूनिट्स ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड, यानी कि जिससे वो जो सॉलिड आपका बना हुआ है, आर मॉलिक्यूल्स, ऑब्वियस सी बात है ना। पिछले क्या थे हमारे, लास्ट वाले क्या थे, आयंस थे, ये क्या है आपके मॉलिक्यूल्स हैं। एक्सेप्ट, ये चीज याद रखिएगा, एक्सेप्ट सॉलिडिफाइड नोबल गैसेस, यानी कि जो नोबल गैसेस होती हैं उनको सॉलिडिफाई कर दिया गया हो, तो उस वाले सॉलिड को छोड़कर तो बाकी सॉलिड क्या कहलाते हैं, आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड कहलाते हैं। क्योंकि नोबल गैसेस क्या होती है आपकी, लाइक हीलियम हो गया, लाइक आर्गन हो गया, तो ये मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं होते, ये किस फॉर्म में होते हैं बच्चे, एटॉमिक फॉर्म में होते हैं। आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है कि किसी के साथ क्या नहीं करते, बाइंडिंग नहीं करते, किसी के साथ बॉन्ड नहीं बनाते, तो ये किस फॉर्म में रहते हैं, एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। तो यहाँ पर ये क्या बनाते हैं, एटॉमिक सॉलिड बनाते हैं, ना कि मॉलिक्यूलर सॉलिड बनाते हैं। गॉट इट। तो अब अगर मैं बात करूं तो इनके बीच में कैसा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो मैं यहां पर कहूंगी दैट दे आर हेल्ड बाय वीक वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, तो आप लोगों ने थोड़ा बहुत इन रेडियाई के बारे में पढ़ा भी था कि क्या होता है, वंडरवॉल रेडियाई क्या होती है, जैसे आपके दो मॉलिक्यूल होते हैं ना,
एक मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल हो गया, तो इनकी जो नियर बाई डिस्टेंस का जो हाफ होता है वो क्या कहलाती है, आपकी वंडर वॉल रेडियाई कहलाती है। तो ये किस, अब ऑब्वियस सी बात है, मॉलिक्यूल की बात करो तो इनके बीच में रेडियाई भी यही होगी और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी यही होगा। क्या होगा, वीक वंडर वॉल और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। तो इनके बीच में डिस्टेंस ज्यादा होती है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होता है, कम होता है। तो इनकी जो बाइंडिंग एनर्जी होती है एक तरीके से वो क्या होती है, काफी कम होती है। ठीक है, वीक होते हैं ये। ओके, तो क्या है, आपके जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं बच्चे, वो फर्दर 3 टाइप में डिवाइड हो जाते हैं, क्योंकि मॉलिक्यूल्स की भी तो अपनी अपनी कैटेगरी होती है कि किस टाइप का आपने मॉलिक्यूल लिया है। तो ये क्या है, फर्दर 3 कैटेगरीज में सब डिवाइड हो जाता है। ठीक है, सब डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। तो पहली जो आती है वो आता है नॉन पोलर सॉलिड, नॉन पोलर सॉलिड। सेकेंड आता है पोलर सॉलिड। थर्ड आते हैं, कौन से आ सकते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। देखो, मॉलिक्यूल बना, मॉलिक्यूल कैसे कैसे बन सकता है। मॉलिक्यूल ऐसा भी हो सकता है जो क्या हो, नॉन पोलर हो। मॉलिक्यूल आपका नेचर में पोलर भी हो सकता है, और मॉलिक्यूल आपका ऐसा भी हो सकता है जो क्या रखता हो, हाइड्रोजन बॉन्डिंग रखता हो। तो इस पर बेस्ड क्या किया इसने, मॉलिक्यूलर सॉलिड को आप क्या कर दिया, फर्दर कैटेगराइज कर दिया। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं क्या, नॉन पोलर सॉलिड के बारे में। तो नॉन पोलर यानी कि जिसके ऊपर कोई पोल नहीं है, जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं है। तो चार्ज नहीं है तो ऐसे सॉलिड किस वजह से टिके रहते हैं, पहला क्वेश्चन तो यही आता है ना। तो अब जैसे कि मैंने क्या ले लिया, H2 ले लिया, मैंने क्या ले लिया, Cl2 ले लिया। अब हाइड्रोजन ये रहा बच्चे, हाइड्रोजन ये रहा, दोनों के दोनों सेम एटम है, दोनों के दोनों सेम एटम है। तो अब ये तो कोई भी इसमें इलेक्ट्रोपॉजिटिव नहीं है, कोई भी इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, कोई भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है। तो कौन किसको अट्रैक्ट करेगा, है ना। तो कोई चार्ज इनके ऊपर नहीं है, तो कोई ना कोई फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो इनके बीच में रहता ही है। लेकिन इस तरीके से जो आपके कंपाउंड बने होते हैं, जहां इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव आप नहीं बता सकते हैं, जिनके ऊपर, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा तभी तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज आएगा। अब चार्ज नहीं है तो ऐसे कंपाउंड आपके क्या कहलाते हैं, नॉन पोलर कंपाउंड कहलाते हैं। ठीक है, तो इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो क्या, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, वीक डिस्पर्जन फोर्स। ठीक है, और जिसका आप बोलते हैं लंदन फोर्स। ठीक है, लंदन फोर्स। हालांकि आप लोगों ने लंदन फोर्स के बारे में +1 में पढ़ा होगा स्टेट्स ऑफ मैटर में, लेकिन फिर भी एक बार थोड़ा सा रिवाइंड करा देती हूँ। क्या होता था आपके पास में, आपके पास में इस तरीके से एक एटम ये रहा, एक एटम ये रहा, ये भी हाइड्रोजन का, ये भी हाइड्रोजन के लिए। ठीक है, तो अब मान ली, अब क्या होगा, इसका ये पर्टिकुलर न्यूक्लियस है, ये इसका न्यूक्लियस है। तो यहां पर क्या होगा बच्चे, इसके जो इलेक्ट्रॉन्स होंगे, ठीक है। अब देखिए, फॉर एग्जाम्पल मैं यहां से लेकर यहां तक दौड़ लगा रही हूँ, बीच में कितने पॉइंट्स है, यहां से यहां पर मुझे दौड़ लगानी है। तो यहां से यहां पर तो जाऊंगी, फॉर अ इंस्टेंट मूवमेंट के लिए, फॉर ए फ्रैक्शन ऑफ टाइम के लिए मैंने इस फोर्स वाली लाइन को क्रॉस किया। मतलब मुझे जाना तो यहाँ पे ऐसे जाऊंगी ना, तो ऐसे जाऊंगी तो पर्टिकुलर टाइम के लिए कि या मिनिमम टाइम के लिए या फिर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए मैं यहाँ पर आई। ऐसे ही क्या होगा कि जैसे ये क्या है आपका न्यूक्लियस है, तो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहे हैं, चारों तरफ राउंड सर्कल लगा रहे हैं ना, चारों तरफ घूम रहे हैं। तो एक फॉर ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम, थोड़े से टाइम के लिए क्या होगा, इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी क्या हो जाएगी, इस तरफ ज्यादा हो जाएगी, और थोड़े सा ही टाइम है। ठीक है, तो जैसे इलेक्ट्रॉन की टेंडेंसी यहां पर ज्यादा होगी, यहाँ के इलेक्ट्रॉन थोड़े से इधर जा चुके होंगे। तो यहाँ इसके न्यूक्लियस, जिस न्यूक्लियस के ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, और इसके इलेक्ट्रॉन के बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जनरेट हो जाता है। तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन थोड़े से टाइम के लिए रहता है, इसीलिए क्या होता है, वीक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। और इस टाइप का जो फोर्स कहलाता है वो क्या कहलाता है, आपका लंदन फोर्स कहलाता है। ठीक है, तो नॉन पोलर सॉलिड के बीच में क्या, कौन सा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बच्चे, लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस पर बेस हम क्या पढ़ेंगे, इसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज किसकी पढ़ रहे हैं, नॉन पोलर सॉलिड्स के बारे में। ठीक है, तो इसमें जो पहली प्रॉपर्टी आती है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या है, वीक है। तो मैं यहां पर कहूंगी दीज सॉलिड्स आर वीक, दीज सॉलिड्स आर वीक, है ना, वीक होंगे बिकॉज ऑफ व्हाट, आई डोंट थिंक अब रीजन बताने की जरूरत है, बिकॉज ऑफ वीक इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, है ना, कि इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या है, काफी वीक है।
सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या कह सकती हूं, दे आर नॉन कंडक्टर, दे आर नॉन कंडक्टर। नॉन कंडक्टर तो होंगे ही बच्चे, क्योंकि यहां पर आपको कोई आयन ही नहीं मिल रहा है ना, तो कोई भी क्या है यहां पर, एब्सेंस ऑफ मोबाइल इलेक्ट्रॉन। मोबाइल इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है घूमते फिरते, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स बोल सकते हो, मोबाइल आयंस बोल सकते हो। मोबाइल का मतलब क्या होता है, जैसे आप मोबाइल में बात कर लेते हो तो यानी कि कहीं भी घूम फिर के बात कर लेते हो, मोबाइल कहीं भी आ जा सकता है, यानी कि ऐसे आयंस जो क्या हो, फ्री फॉर्म में हो। थर्ड क्या कह सकते हैं, अब वीक है ये, तो क्या कह सकते हैं नेचर में क्या है, दे आर सॉफ्ट। क्या है, सॉफ्ट है। सॉफ्ट है तो क्या होगा, जो मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, लो होगा, हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो मेल्टिंग पॉइंट एज वेल एज बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, इसका काफी वीक होगा। ओके, उसके बाद में अगर इनका मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट वीक है, नेचर में ये सॉफ्ट है, तो मोस्टली किस स्टेट में हमें मिलते हैं, तो जो ये हमें एट रूम टेम्परेचर एंड प्रेशर पे क्या होते हैं, मोस्टली मुझे किस फॉर्म में मिलते हैं बच्चे, लिक्विड और गैसियस स्टेट में मिलते हैं। फाउंड इन लिक्विड और गैसियस स्टेट। ठीक है, तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी पढ़ी हम लोगों ने, दी सॉलिड आर वीक बिकॉज वीक इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, वीक है तो सॉफ्ट है तो लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट है, और रूम टेम्परेचर और एंड रूम प्रेशर पर, नॉर्मल प्रेशर यानी की बात कर रही है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें लिक्विड और गैसियस फॉर्म में ज्यादातर मिलते हैं। जैसे यहीं पर एग्जाम्पल ले लीजिए आप, H2 की बात करें, क्लोरीन की बात करें, तो हाइड्रोजन हो गया, ठीक है, क्लोरीन हो गई, तो किस फॉर्म में मिलते हैं, हमें गैसियस फॉर्म में मिलते हैं। ठीक है, और किस तरीके के मॉलिक्यूल्स हैं ये आपके, इसको हम सॉलिडिफाइड करा सकते हैं। आगे जाके आप कहो कि हम तो सॉलिड की बात कर रहे हैं, ठीक है, आपने तो गैसेस इसके अंदर डाल दी है। नहीं, ये कौन सी गैसेस हैं आपकी, जो गैसेस को सॉलिडिफाई करा दिया गया है, लेकिन इनको करवाया गया है ना अंडर रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पे क्या है, ये गैसियस स्टेट में है, वो ये बात थी। ठीक है, तो इन दोनों बातों में आप पजल नहीं होना। ओके, उसके बाद में इसी का जो सेकेंड सब टाइप आता है विच इज पोलर सॉलिड। तो पोलर के बारे में मैं आपको बता चुकी हूं, जहां पर आपको क्या दिखाई दे, पोल्स दिखाई दे। ठीक है, जहां पर आपको चार्ज आयन दिखाई दे, इलेक्ट्रो पॉजिटिव इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट दिखाई दे, वो क्या होते हैं, आपके पोलर सॉलिड आते हैं। तो यहां पर क्या कह सकते हैं, दे आर फॉर्म्ड बाय पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, देखिए यहां आयनिक बॉन्ड की बात नहीं चल रही है, याद रखिएगा। NaCl में क्या था, आयनिक बॉन्ड था, वो आयनिक कंपाउंड था। ये क्या है आपका, मॉलिक्यूलर कंपाउंड है, मॉलिक्यूल बन रहा है। मॉलिक्यूल बनता है जहां पर कोवेलेंट बॉन्ड दिखाई दे। ठीक है, वो आयनिक कंपाउंड आ जाएगा अगर आपने आयनिक बॉन्ड दिखाई। ये क्या है, आप मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, तो यहां पर हम कोवेलेंट बॉन्ड को लेकर चलेंगे। तो कोवेलेंट बॉन्ड है और पोलर है, जैसे HCl है। आपको पता है नॉन मेटल और नॉन मेटल क्या बनाते हैं, हमेशा कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, आयनिक बॉन्ड नहीं बनाते। लेकिन यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है, हमें पता है ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो यहाँ पर क्या हो गए, पोल्स जनरेट हो गए। तो इस तरीके से ही क्या होगा, ये H है, ये Cl है, ऐसे कोई दूसरा मॉलिक्यूल HCl का होगा, तो ये क्या है इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये क्या है इलेक्ट्रोपॉजिटिव। तो ये क्या करेगा, इसको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगा। सो दो मॉलिक्यूल यहाँ पर क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इस तरीके का देखो, जहां पर एक ही मॉलिक्यूल के अंदर दो पोल जनरेट हो गए, इसको हम क्या कहते हैं, डाइपोल। क्या कहते हैं बच्चे, डाइपोल। तो ये कैसा इंटरेक्शन हो गया, एक डाइपोल तो ये रहा और एक डाइपोल क्या रहा, ये। तो इसके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, यहां पर क्या था आपका, लंदन फोर्स था पहले वाले में, इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा। क्या होगा बच्चे, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होगा इन ऐसे कंपाउंड के बीच में। ठीक है, अब ये जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, ये लंदन फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से काफी स्ट्रोंग होता है। तो उसी पर बेस इसकी भी प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। ओके, तो प्रॉपर्टीज के बारे में अगर मैं कहूं तो ये क्या होते हैं, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट, दीज सॉलिड्स आर सॉफ्ट एंड वेपोराइज इजिली।
हाँ, मैंने बोला है कि जो पहले वाला है उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, लेकिन सॉफ्ट तो बच्चे ये भी होते हैं। हाँ, उनके उससे ज्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। दैट डजंट मैटर कि बहुत ज्यादा हार्ड हो जाएंगे, नहीं, इतना ज्यादा डिफरेंस नहीं होता है। ये क्या होते हैं, नेचर में सॉफ्ट होते हैं और इजिली क्या हो जाते हैं, वेपोराइज हो जाते हैं। उसके बाद में सेकेंड में बात करती हूँ दैट दीज आर नॉन कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, या फिर कह सकते हैं दे आर नॉन कंडक्टर। तो नॉन कंडक्टर होते हैं बच्चे ये भी, ठीक है। सॉलिड फॉर्म की बात करें, क्योंकि सॉलिड है ना, सॉलिड में क्या होंगे, नॉन कंडक्टर होंगे, क्योंकि फ्री आयंस की फॉर्म में ये नहीं है, ठीक। पार्शियल चार्ज होता है इनके ऊपर, पूरा कंप्लीट चार्ज नहीं होता, कंप्लीटली आयनिक फॉर्म में ये फ्री नहीं होते। कोवलेंट बॉन्ड होता है, जिसकी वजह से वो बॉन्ड जब बॉन्ड इजिली ब्रेक नहीं होता, दैट्स वाई इट इज ए नॉन कंडक्टर, दे आर नॉन कंडक्टर, ठीक है। तो जो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होते हैं बच्चे, लो होता है इनका। क्या कहा मैंने, सॉफ्ट होते हैं, तो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट भी क्या होता है इनका, लो होता है, बट हायर देन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड, नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड। यानी कि ठीक है, मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट इसका भी लो होता है, लेकिन नॉन पोलर मोलिकुलर सॉलिड से ज्यादा होता है, क्योंकि लंडन फोर्स वीक होता है एज कंपेयर टू डाइपोल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से। ओके, अगर मैं इसकी फोर्थ प्रॉपर्टी की बात करूं तो यहां पर क्या कह सकते हो कि ये भी मोस्टली किस फॉर्म में मिलते हैं, गैसेज और लिक्विड फॉर्म में ही हमें मोस्टली मिलते हैं। HCl की बात तो मैंने करी दी, एट रूम टेम्परेचर प्रेशर पे हमें किस फॉर्म में मिलते हैं, ये गैसेस या फिर लिक्विड स्टेट में ज्यादातर हमें मिलते हैं। ओके, उसके बाद में इसी का जो थर्ड टाइप आता है वो आता है हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो आपको हाइड्रोजन बॉन्डिंग का तो पता ही है, बॉन्डिंग बिटवीन हाइड्रोजन एंड द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, है ना। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम हमारे कौन से, फ्लोरीन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है। तो फोन से हम ऐसे याद करते थे। तो इस तरीके की जो बॉन्डिंग होती है, तो इनके ऐसे कंपाउंड, तो इसके कंपाउंड हमारे NH3 हो सकता है, HF हो सकता है, H2O हो सकता है। तो ये कंपाउंड की बात करें तो इनके बीच में ये तो बताने की जरूरत नहीं है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कैसा होगा, बॉन्डिंग कौन सी होगी इनके बीच में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होती है, काफी स्ट्रांग बॉन्डिंग होती है। कैसा बॉन्ड होता है ये, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है। तो अगर मैं इसकी प्रॉपर्टीज की बात करूं तो जी पहली बात तो यही है कि इनके बीच में जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा वो किसकी वजह से होगा बच्चे, बिकॉज ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से होगा, ठीक है। अच्छा, एक प्रॉपर्टी की अगर मैं बात करूं दैट दे आर नॉन कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब ये मत कहना मैम वाटर में तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाती है, बट आपको पता होगा प्योर वाटर में इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं होती है, ठीक है। सेकेंड पॉइंट की अगर मैं बात करूं तो क्या कहते हैं, दे आर वोलाटाइल लिक्विड, दे आर वोलाटाइल लिक्विड। वोलाटाइल लिक्विड का मतलब क्या होता है, ऐसे लिक्विड जिसका क्या हो, बॉइलिंग पॉइंट क्या हो, कम हो, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी क्या हो जाते हैं, बॉइल हो जाते हैं, ठीक है, और सॉफ्ट होते हैं। हालांकि हाँ, सॉफ्ट तो बच्चे ये होते हैं मॉलिक्यूलर सॉलिड, देखो पहले ही क्लियर कर चुके हैं कि जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं उनके बीच में एक वीक वंडर वॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होते हैं। तो जितने भी आपके मॉलिक्यूलर सॉलिड हैं, चाहे वो उसका सब टाइप है, तो वो हमेशा क्या होंगे, वीक होंगे। हाँ, उनका आपस में हम कंपेरिजन करवा सकते हैं कि वो पहले वाले के कंपेरिजन में थोड़ा सा ठीक है। तो ये भी क्या है बच्चे, इनके अंदर भी क्या होता है, इनका मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, लो होता है, बट एज कंपेयर टू अदर मॉलिक्यूलर सॉलिड क्या होता है, हाई होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं जनरली हाइयर देन अदर टाइप्स, ये चीज बोल सकते हैं। तो ये तो क्या आते हैं हमारे मॉलिक्यूलर सॉलिड और उसके कुछ सब टाइप। अब बात करते हैं थर्ड टाइप ऑफ मॉलिक्यूलर सॉलिड के बारे में। तो जो थर्ड मॉलिक्यूलर सॉलिड आता है हमारा, वो आता है कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, कोवेलेंट एंड और नेटवर्क सॉलिड। तो ये भी चीज आपको कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत समझ में आ रही होगी और रिलेट कर रहे होंगे, यानी कि ऐसे सॉलिड जिसमें क्या हो, एक तो कौन सा बॉन्ड प्रेजेंट हो, कोवलेंट बॉन्ड प्रेजेंट हो, और वो जो कोवलेंट बॉन्ड हो वो एक नेटवर्क की तरह फैला हो।
कोवलेंट बॉन्ड हो और जो क्या हो, एक नेटवर्क की तरह एक दूसरे से फैला हो, जाल की तरह फैला हो, जिसका सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है, डायमंड है ना। जैसे ये कार्बन है, कार्बन कितने बॉन्ड बना सकता है, फर्दर 4 बॉन्ड बना सकता है। ये कार्बन ने 4 बॉन्ड बना लिए। अब ये कार्बन आगे फर्दर 4 बॉन्ड बना लेगा, एक इधर बना लिया, एक इधर बना लिया, थर्ड ये रहा, ये वाला कार्बन फिर से बना लेगा 4th बॉन्ड। तो ये क्या होता जा रहा है बच्चे, नेटवर्क इस तरीके से फैलता जा रहा है। ऐसे ही ये वाला कार्बन बना लेगा, ये 4th बॉन्ड अपना कहीं पीछे बैक साइड में बना लेगा। तो जैसे डायमंड क्या है, चारों तरफ अपने एक तरीके से जाल बनाए रखता है। तो इस तरीके के जो सॉलिड आते हैं आपके, वो किस में आते हैं, कोवलेंट सॉलिड के अंदर आते हैं। और इसलिए जैसे एक जो है इनका बॉन्ड का एक नेटवर्क फैला होता है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज नेटवर्क सॉलिड। ठीक है, तो एक जेंट नेटवर्क इनका फैला होता है। तो अगर मैं इनकी प्रॉपर्टीज की बात करूं, इवन तो आपको इनकी प्रॉपर्टीज मालूम होगी, फिर भी हम डिस्कस कर लेते हैं, दैट दे आर स्ट्रोंग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। क्या कहेंगे, दे आर स्ट्रोंग एंड डायरेक्शनल इन नेचर। क्योंकि देखो, अब ये कार्बन है, ये कार्बन है, तो ये बॉन्ड किससे बनाएगा, इधर तो नहीं बनाएगा। फिक्स है कि भाई कहां से किधर बनाएगा, इससे बनाएगा। इधर कार्बन है तो ये वाला इधर तो बॉन्ड नहीं बनाएगा, किधर बनाएगा, इधर बनाएगा। दैट्स वाई हम यहां पर कहते हैं कि इनकी जो डायरेक्शन होती है वो क्या होती है, फिक्स होती है। ठीक है, दूसरी अगर मैं प्रॉपर्टी कहूं तो कह सकती हूं दैट एटम्स आर हेल्ड वेरी स्ट्रांगली एट देयर पोजीशन। तो बच्चे इसमें तो कोई भी दूर दूर तक डाउट है ही नहीं कि एक दूसरे से, एक तो जेंट मॉलिक्यूल फैला हुआ, बहुत भयंकर तरीके से फैला हुआ है। तो आप ये भी तो बोलते हो डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस। तो यहां पर यही तो है, क्योंकि स्ट्रांगली पैक्ड है एक दूसरे से, स्ट्रांगली पैक्ड अपनी ही पोजीशन पे, तो ये क्या हो गए, बहुत बहुत ज्यादा हार्ड सब्सटेंस हो गए। ठीक है, सो दे आर वेरी हार्ड। थर्ड प्रॉपर्टी है, यही लिख सकते हो, दे आर वेरी हार्ड एंड ब्रिटल। और बच्चे अगर हार्ड एंड ब्रिटल है तो क्या होगा, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। अब हाई इतना होता है, इवन दे डिकम्पोज बिफोर रीचिंग देयर मेल्टिंग पॉइंट, कि इतने ज्यादा ब्रिटल होते हैं कि आपने इसका कोई पर्टिकुलर मेल्टिंग पॉइंट होगा, वहां पर पहुंचने से पहले ही ये क्या हो चुके होते हैं, डिकम्पोज हो चुके होते हैं, टूट चुके होते हैं। ठीक है, तो अब क्या है बच्चे, ये तो देखो मैंने किसकी प्रॉपर्टी बताई, कोवलेंट की बताई, और जिसमें एक एग्जांपल लेके चली डायमंड। बट इन सभी प्रॉपर्टीज, ये सारी प्रॉपर्टी मैंने जितनी भी बताई वो कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के लिए बिल्कुल सही है। बट एक एक्सेप्शन आ जाती है इन्हीं की, और उस एक्सेप्शन का नाम है ग्रेफाइट। ठीक है, एक और प्रॉपर्टी आती है दैट दे आर इंसुलेटर। हाँ जी, एक्सेप्शन की बात कर रही थी ग्रेफाइट की। तो बच्चे जो ग्रेफाइट का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। कैसा होता है, लेयर्ड स्ट्रक्चर होता है। उसमें कुछ इस तरीके से जो होती है बच्चे, वो लेयर फैली होती है इस तरीके से। ठीक है, अब देखो अगर मैं एक कार्बन को उठाती हूँ, ये वाला कार्बन लिया, तो इस कार्बन ने 3 बॉन्ड बना लिया। आपको पता है कार्बन 4 बॉन्ड बना सकता है, ये रहा। इस कार्बन को उठाया 1 2 3, इस कार्बन को उठाया 1 2 3। ऐसे यहां क्या लेती हूँ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन। तो यहां पर क्या है, कार्बन ने 3 बॉन्ड बना रखे हैं, जबकि डायमंड में ऐसा नहीं होता। कार्बन के चारों क्या करते हैं, कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक है, अब ऐसे ये वाला कार्बन है, 1 2 और एक जो थर्ड बॉन्ड होगा इसने कहीं बैक साइड में, क्योंकि 3D स्ट्रक्चर होता है, कहीं बैक साइड में बना रखा होगा। तो जो 4th इलेक्ट्रॉन होता है बच्चे, वो क्या होता है, फ्री होता है। या फिर हम ये बोल देते हैं कि ये क्या है, लेयर एक दूसरे से जुड़ी होती है बाय वीक वंडरवॉल फोर्स। यानी कि जो 4th कार्बन होता है उनके बीच में, 2 अलग अलग लेयर के बीच में क्या है, वीक वंडरवॉल फोर्स होता है। और जैसे ही बच्चे आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, क्या करते हो, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हो, टेम्परेचर प्रोवाइड करते हो,
ठीक है, या फिर थोड़ा सा भी जो फोर्स अप्लाई करते हो तो ये बॉन्ड बहुत बहुत इजीली ब्रेक हो जाते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या हो गए, फ्री हो गए। इलेक्ट्रॉन अगर फ्री हो गए तो यहां से यहां तक इजीली पहुंच जाएंगे, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रिसिटी होगी वो क्या हो जाएगी, इजीली कंडक्ट हो जाएगी। और आप लोगों ने पढ़ा भी है कि डायमंड इज इंसुलेटर वेयर एज ग्रेफाइट आर कंडक्टर, है ना। ग्रेफाइट क्या होते हैं, बहुत अच्छे कंडक्टर्स होते हैं। आपने पढ़ा डायमंड इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस, बट ग्रेफाइट क्या होता है, काफी सॉफ्ट होता है। आपकी जो पेंसिल होती है उसका जो लेड होता है उसमें क्या होता है, आपका ग्रेफाइट होता है, राइट। तो ये सारी कुछ प्रॉपर्टी थी जो हमने लोगों ने किसमें पढ़ी, कोवलेंट और नेटवर्क सॉलिड के अंदर पढ़ी, है ना। उसके बाद में जो हमारा फोर्थ आता है बच्चे, वो आता है मेटालिक सॉलिड। क्या आता है, मेटालिक सॉलिड। तो एक बार इसको ध्यान से सुनिएगा, मेटालिक सॉलिड क्या कहता है, इन दिस सॉलिड्स मेटालिक cations called kernels are surrounded by a sea of free mobile electrons। ठीक है, तो इसके बारे में बात करते हैं कि क्या होते हैं मेटालिक सॉलिड। तो ये जो सॉलिड होते हैं इनमें जो मेटालिक केटायन होते हैं उनको हम कर्नल्स बोलते हैं। अब भाई कर्नल क्या होता है, कर्नल एक तरीके से कह सकते हैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है। और बाकी क्या हो रहा है, उसके थ्रू अट्रैक्ट हो रहे हैं। जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, आप किसी मॉल में गए घूमने के लिए, उस मॉल में कोई बॉलीवुड स्टार आ जाता है, कोई भी XYZ मॉल, मान लीजिए दीपिका पादुकोण आ गई है, ठीक है। तभी मत कहना मैम आपकी दीपिका पादुकोण फेवरेट है, कि दैट डजंट मैटर। मैं यहाँ पर बात करूँ, चलो कोई भी बॉलीवुड स्टार आ गया, तो वो जो बॉलीवुड स्टार है वो उस मॉल के अंदर है। तो अब क्या होगा कि लोगों को पता चल गया कि यहाँ पर ये फलाना बॉलीवुड स्टार है, तो क्या हो जाएगा, लोगों की यहाँ पर भीड़ जमा हो जाएगी, बहुत ज्यादा भीड़ जमा हो जाएगी। तो एक तरीके से क्या हो गया, बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए, एक तरीके का समुद्र सा जाल सा फैल गया। तो यहाँ पर ये जो बॉलीवुड स्टार है ना, ये तो क्या है, कर्नल्स हैं, ठीक है। और जो इसकी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इस बॉलीवुड स्टार की तरफ, वो क्या है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स, फालतू के लोग जो घूमने के लिए आए हुए हैं, ठीक है, हमारे जैसे फालतू है ना जो उनके पास चले जाते हैं। तो यानी कि जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो आसपास उनके चारों तरफ जो घूम रहे होते हैं, वो क्या है, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो यही कहता है कि जो मेटालिक सॉलिड होता है उसमें जो आपका मेटल होता है, और जो मेटल होता है आपको पता है वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन लूज करता है। दैट मीन्स वो किस फॉर्म में मिलता है, आपको कैटायंस की फॉर्म में मिलता है। तो यही कहा है, इन दिस सॉलिड मेटालिक कैटायंस कॉल्ड कर्नल, यानी कि सेंटर ऑफ अट्रैक्शन, आर सराउंडेड बाई, चारों तरफ से घेरा होता है, बाई ए सी ऑफ फ्री मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। तो इस तरीके से क्या होता है, ये फैला होता है। तो इस तरीके के जो सॉलिड होते हैं ये क्या कहलाते हैं, आपके मेटालिक सॉलिड कहलाते हैं। तो जो मेटालिक सॉलिड होते हैं इनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, तो अगर मैं बात करूं कि कैसा बॉन्ड होता है, वो होता है मेटालिक बॉन्ड ही होता है। इनके बीच में कैसा बॉन्ड होता है, मेटालिक बॉन्ड होता है। तो अगर इनकी प्रॉपर्टीज की बात करें तो प्रॉपर्टीज क्या है, मेटल की प्रॉपर्टीज, बहुत बार आप मेटल नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज पढ़ चुके हैं। तो क्या क्या आप लिख सकते हैं, दे आर इलेक्ट्रिकली एंड थर्मली क्या होते हैं, ये कंडक्टर्स होते हैं, है ना। सेकेंड पॉइंट क्या कह सकते हैं, दे आर मैलिएबल, वही बच्चे जो आप पढ़ते आए हो आज तक, वही प्रॉपर्टीज की रहेगी। मैलिएबल एंड क्या कह सकते हो, डक्टाइल बोल सकते हो। दे हैव लस्टर, ऑब्वियस सी बात है, क्या होती है इनमें, शाइन होती है। एंड हैव कलर इन सर्टेन केसेस क्या हो सकते हैं आपके, गोल्ड हो सकता है। गोल्ड का कलर क्या होता है, येलो होता है। कॉपर का कलर कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा रेडिश ब्राउन होता है, जिसको हम कॉपरी कलर ही बोल देते हैं ना। अदरवाइज जितने भी आपके मोस्ट ऑफ दी मेटल्स होते हैं वो कैसे होते हैं, या तो ग्रेइश कलर के होते हैं या फिर वो ब्लैकिश कलर के होते हैं ना, ग्रेइश ब्लैकिश कलर के होते हैं। फोर्थ अगर प्रॉपर्टी की बात करूं, दैट दे आर हार्ड क्या आ जाएगा, एक्सेप्ट वन आएगा ना, मरकरी, एक्सेप्ट मरकरी। हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा इनके बीच में, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट होगा। दे हैव हाई डेंसिटीज,
क्योंकि क्या है, इलेक्ट्रॉन्स आसपास है तो क्या होगा, इनकी जो डेंसिटीज होगी वो क्या होगी, काफी ज्यादा होगी। तो सो बच्चे ये जो था हमारा टॉपिक आज का, वो क्या था, टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में, जिसमें मैंने आपको जो क्रिस्टलाइन सॉलिड को जो क्लासिफाई किया है वो एक एक टाइप को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। आई डोंट थिंक इसमें कोई भी डाउट की गुंजाइश इसमें नहीं होगी। तो इसके बाद में जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा वो रहेगा, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्रिस्टलाइन लैटिस एंड यूनिट सेल। ठीक है, इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस यूनिट का। सारी की सारी यूनिट ही बहुत इंपॉर्टेंट भी है, इंटरेस्टिंग भी है। सो बच्चे पढ़ते रहिएगा, अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच।